नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में आपका। कोविड के बाद अब एक और वायरस डराने लगा है। इसका नाम है H3N2। ये वायरस है और बताया जा रहा है कि इससे कर्नाटक और हरियाणा में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। भारत में इस वायरस के मामलों में काफी इजाफा देखा जा रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। याद करिए कोविड का वो दौर जब हम पूरी तरह से बेबस थे। महामारी के ग्रहण ने हमें लाचार बना दिया था। समय बदला, जिंदगी ने महामारी से जंग जीती। 3 साल बाद कोरोना महामारी से राहत मिल रही थी कि अब इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। कुछ महीनों से सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड से जूझ रहे थे, यानी कि सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन। सो वो भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता था। और उसके बाद में दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा के केसेस। और पहले हम लोग ज्यादातर केसेस जो देख रहे थे वो H1N1 स्ट्रेन के थे, परंतु लास्ट कुछ पीरियड से हम 2-3 हफ्ते से देख रहे हैं कि हमारे H3N2 जो स्ट्रेन है उसके केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं करके। और इसको हम एंटीजन 1 भी कहते हैं। ए एंटीजन है बेसिकली। बताया जा रहा है कि इस वायरल बीमारी से अब तक 2 लोगों की मौत भी हो गई। सूत्रों की माने तो कर्नाटक और हरियाणा में ये मौतें हुई हैं। जानकारों का भी कहना है कि मौसम बदलने पर फ्लू के मामले बढ़ते जरूर हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मरीज सामने आ रहे हैं और अब तो ये जानलेवा भी बनता जा रहा है। ये जो है ये ज्यादा सीवियर है एज कम्पेयर टू H1N1। और जहां तक कि ट्रांसमिसिबिलिटी की बात है, ये हाईली ट्रांसमिसिबल है। और नंबर 2, ये अफेक्ट करता है सभी को, बच्चों से लेके युवाओं से लेके बड़ों तक। परंतु हमारी चिंता का विषय कब बन जाता है, जब ये पर्टिकुलरली एल्डरलीज को अफेक्ट करता है और बच्चों को जो कि कोमॉर्बिड होते हैं। कोमॉर्बिड यानी कि ओबीज बच्चे हैं, उनको भी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। हम देख रहे हैं कि कई बच्चों को रीनल डिजीजेस भी होते हैं, तो उनको भी ये अफेक्ट सीरियस तरीके से करता है। ऐसे समय में कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हो जाती हैं, जिनका इस्तेमाल हम कोविड के दौर से ही करते आ रहे हैं। अभी भी उनका पालन करना हमें छोड़ना नहीं है। हमेशा मास्क को एक हमारी रोज की पद्धति में लेके आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे को न केवल ये वायरसेस से बचाता है, रेस्पिरेटरी वायरसेस से, परंतु पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कितना हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है, फिर अस्थमास वगैरह उसके रिजल्ट में होते हैं। तो हमें ये प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। आपको बता दें कि H3N2 के लक्षण कोरोना की तरह ही हैं, जो चिंता बढ़ाते हैं। इसकी चपेट में आने के बाद लोगों को थकान और कमजोरी से उबरने में 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लग जा रहा है। भारत में कोरोना के बाद H3N2 जो वायरस है, ये अपना प्रकोप जो है ये लगातार फैलाता जा रहा है। और अब ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसके चलते 2 लोगों की जो है वो मौतें भी हो गई हैं। एक जो मौत है वो कर्नाटका से हुई है और दूसरी हरियाणा में हुई है। तो ये वायरस जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब ये डरा भी रहा है, क्योंकि 90 केस जो हैं वो पहले इसके देखे गए थे और 8 केस की जो है वो पुष्टि हुई है। और अब तक ये पता लगा है कि ये जो वायरस है ये 2 प्रकार का होता है। लंबे समय से इसके लक्षण ऐसे होते हैं, खांसी, बुखार, और लंबे समय से दवा के बाद भी इसके लक्षण ठीक नहीं होते हैं। अब धीरे धीरे जो ये वायरस है ये भी डराता जा रहा है। और जिस तरीके से 2 मौतों की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता की बात भी खड़ी करे। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मामले बढ़ क्यों रहे हैं। कुछ कारण हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अभी की बात करें तो मौसम अभी इस वक्त ऐसा है, मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में केस बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण इम्यूनिटी भी लोगों की कमजोर हो चुकी है। इधर वायरल इन्फेक्शन के केस भी बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा संक्रमण पकड़ में भी नहीं आ रहा है और ये भी एक वजह है कि केस बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, एक कारण और है जो सबसे बड़ा है और वो है लापरवाही।
हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन। बहुत स्वागत है आपका समीर जी और अनुराग जी। सबसे पहले समीर जी आपके पास आते हुए, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिससे अब डर रहे हैं लोग, और इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, जिन्हें लक्षण भी नहीं पता और ये फैल रहा है इस बात की भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बताइए पहले तो विस्तार से कि इसके लक्षण किस तरह कोविड के मुकाबले अलग है और कोविड ने भी क्या इफेक्ट डाला है लोगों की इम्यूनिटी पर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक तो पैनिक या डरने की तो जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा की जब हम बात करते हैं, फ्लू की बात करते हैं, तो ये सीजनल होता है, हमेशा हम सीजन के अंदर अक्सर देखते ही हैं। कोविड के दौरान अगर हम बात करें पिछले 2 सालों के अंदर, क्योंकि उस समय कोरोना वायरस ज्यादा प्रिवेलेंट था, वो वायरस तो बाकी जो दूसरे वायरसेस थे वो उस तरह से सप्रेस हो गए थे, उतने उभर कर नहीं आ रहे थे। हाँ, इसकी जो इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये इन्फ्लुएंजा एक का ही एक तरह का प्रकार है, सब टाइप है, जिसके अंदर एक H1N1 होता है और एक ये H3N2। ज्यादातर जो हम देखते थे कोरोना से पहले भी, मॉनसून के बाद या अक्सर जनवरी के अंदर, हमारे जो H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, उसके केसेस बढ़ जाया करते थे, फ्लू के केसेस बढ़ जाया करते थे। पर इस बार जब हमने देखा, हम ज्यादातर जो भी टेस्टिंग कर रहे थे तो उसमें H1N1 नेगेटिव आ रहा था, लोगों का लक्षण जो उसी तरह के, और कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा था, पर उनमें H3N2 पॉजिटिव आ रहा था। जब हम फ्लू पैनल करते थे तो H3N2 के केसेस निश्चित तौर पे बढ़े थे। लक्षण उसी तरह के होते हैं जैसे हमारे आमतौर पर फ्लू के लक्षण होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कोविड वायरस था, कोविड-19 था, वो कोरोना वायरस की वजह से, ये जो आपका H3N2 है ये इन्फ्लुएंजा की वजह से। तो दोनों अलग तरह के वायरस है, दोनों रेस्पिरेटरी वायरस है, लंग संबंधित बीमारी को कॉज करते हैं, और दोनों कंटेजियस मतलब संक्रामक है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकते हैं। तो ये सब बातें विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए जो हम बार बार बता भी रहे हैं अवेयरनेस के अंदर, कि इसके अंदर भी वही सावधानियां बरतनी है जो आप कोविड के समय बरत रहे थे। ठीक है, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई समीर जी। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनुराग, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अभी तक, क्योंकि सीनियर फिजिशियन हैं आप, आपके साथ पास बहुत सारे केसेस अलग अलग बीमारियों के भी आते होंगे, लेकिन अभी तक अगर हम इस इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें, क्या कोई मामला आया है आपके पास अभी तक? और जो मामले आए हैं, 2 लोगों की जैसे कि जान जाने की बात कही, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो 2 लोगों की जान भी इस वायरस की वजह से चली गई? क्या ये कोविड की तरह खतरनाक है? जी नमस्कार। प्रोग्राम करने के लिए शुक्रिया। जो आपने सवाल पूछा है उनका टाइम काटा इधर इंटेंसिव केयर फैसिलिटी, तो अब आपके पास चीज तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस एक सीरियस है कि नहीं है। अभी जो को पैनलिस्ट ने जिस बात को बोला था उसमें थोड़ा उससे आगे मैं बढ़ाऊंगा। इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड सर्वेलेंस जो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलता है, उसके तहत ये पाया गया कि दिसंबर 22 के बाद से जितने जो इन्फेक्शन हो रहे थे उसमें H3N2 ज्यादा पाया गया। ये जो चेंज ऑफ वेदर होता है, जब टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो चाहे उधर दिवाली का टाइम हो या इधर होली का टाइम हो, इस तरह के वायरस फैलते हैं और लगातार होते आ रहे हैं। इस बार फर्क ये है कि जो H3N2 जो वेरिएंट है, ये वेरिएंट थोड़ा ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कर रहा है, तो उसमें पर्टिकुलर सबसेट्स ऑफ पेशेंट्स उनमें ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। जो वैक्सीन जो लोग हैं जिनको परेशानी होने का अंदेशा होता है, एल्डरली या सेलेक्टेड ग्रुप, उनको सितंबर लेट या अक्टूबर में वैक्सीन लगाई जाती है इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज वायरसेस। तो ये जो वायरस है जिन लोगों को वैक्सीन लगी भी है उससे प्रोटेक्शन रिलेटिवली कम है, इट इज नॉट मोर देन 40%। तो ये ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। उसमें भी सिलेक्टेड जो सबसेट ऑफ पेशेंट्स हैं, जैसे बच्चे 5 साल से कम के हों, एल्डरली 65+ हों, या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे हार्ट परेशानी, डायबिटीज की, किडनी की, उनमें ज्यादा परेशानी होने का अंदेशा है। या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, कुछ उनको स्टीरॉइड्स चलते हैं, ड्रग्स चलती हैं, उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये हम देख रहे हैं कि इस तरह के वायरस से हमारे पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। इस बार जो कोर्स है इट इज मोर प्रोलॉन्ग। जो लिंगरिंग सिम्टम्स है, खांसी है, काफी देर तक परसिस्ट कर रही है। एक वन मोर थिंग व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व्ड, जिस बार हमने देखा है ज्यादा, कि साथ में जो सुपर इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल यूजुअली होते हैं, लेकिन इस बार जो फंगल इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा पाया जा रहा है। तो दिस इज डिफरेंट दिस टाइम। एंड जिनमें इन्फेक्शन हो रहा है, हेल्दी में भी इस वायरस इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, और इट इज
सम ऑफ द टाइम इट इज सीरियस। मॉर्टेलिटी बहुत है ऐसा नहीं है, लेकिन दे आर कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम आल्सो इन द ब्लड सबसेट। ठीक है डॉक्टर अनुराग जी, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर समीर, एक चीज और मैं जो समझना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कोविड की जब फर्स्ट वेव आई तो उस दौरान सबसे ज्यादा बूढ़े लोगों को उसने टारगेट किया और बहुत सारे लोग जो है उसमें जान भी चली गई। सेकेंड वेव में थोड़ा अलग एज के लोगों को इफेक्ट किया, थर्ड वेव में अलग तरह से। हालांकि ये कोविड की वेव नहीं है, ये एक अलग वायरस है, लेकिन क्या कोई टारगेट एज भी है इसके लिए कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट ये करेगी, या जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे अनुराग जी कि जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है, बहुत तरह की बीमारियों ने घेर रखा है, उन पर ज्यादा जल्दी अटैक कर सकता है इन्फ्लुएंजा वायरस? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें जैसे अभी आपने कोविड के बारे में बात किया था, फर्स्ट एंड सेकंड वेव, तो जो सेकंड वेव के अंदर था वो जो कोविड वायरस था उसके स्वरूप में बदलाव आया था। वो एक दूसरा वेरिएंट था जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे थे, और वो ज्यादातर लोगों को लंग्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। उसमें हम देख रहे थे कि कोविड निमोनिया ज्यादा हो रहा था। उसके बाद जो ओमिक्रॉन देखा वो माइल्ड रहा, तो वो उसके वायरस के रूप स्वरूप में बदलाव रहा, और जिसकी वजह से उसी तरह से लोगों को उसकी जो इन्फेक्शन के बाद बीमारी रही वो ज्यादा घातक रही। इसमें भी जैसा हम बात करें और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो वायरस है वो कई बार उसके रूप स्वरूप में बदलाव आता रहता है, म्यूटेट करता रहता है थोड़ा। इस बार जैसा अभी बताया H3N2 वायरस भी अगर हम देख रहे हैं ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो इसके जो लक्षण है वो भी ज्यादा लंबे समय तक रह रहे हैं। लोगों को जैसे लंबा बुखार भी रह रहा है और खांसी उनको काफी लंबे 3-3 हफ्ते तक नहीं जा रही है, उनकी लक्षणों में बदलाव आया, और इसकी इन्फेक्टिविटी भी थोड़ी बढ़ी है। संक्रामकता भी जो हम बात करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, वो भी थोड़े, तो इस तरह के इसमें कुछ चेंजेस इसमें जरूर नजर आए। रही बात जो रिस्क फैक्टर की, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, इसके अंदर एक तो एल्डरली लोग हैं, जैसा हम बात करते थे कोविड में भी, उनको ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानियां ज्यादा बरतने की जरूरत है। इसके अलावा यंग एज ग्रुप, छोटे बच्चे भी है जो 5 साल के कम उम्र वाले, उनको ध्यान देने की जरूरत है। हमारी प्रेग्नेंट वीमेन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड वाले लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, जो कैंसर वाले पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं, ट्रांसप्लांट वाले लोग हैं, तो उनको विशेष तौर पे, और जैसा अभी आपने बताया भी था जो 2 मौतें भी हुई थी कर्नाटक और हरियाणा की, जो हम बात करें उनमें भी लोगों देखा गया था कि उनमें कोमॉर्बिडिटी थी, कोई ना कोई बीमारी थी, तो निश्चित तौर पे उनको सतर्कता बरतने की जरूरत है। और अपना बिल्कुल सतर्कता बरतने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हर बार मौसम जब बदलता है तो इस तरह के वायरसेस आते हैं और ये ज्यादा इफेक्टिव आप पर ना हो, इसका आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। अनुराग जी, आप कोई टिप्स देना चाहें इस वायरस को लेकर, लोगों को लापरवाही ना बरते, ये तो सबसे बड़ा टिप है ही कि आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ अपने डाइट में ऐड किया जा सकता है ताकि इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो? अनुराग जी, 2 चीजें, एक तो पर्सनल बिहेवियर में थोड़ा चेंज, जो खासतौर से हाई रिस्क ग्रुप में जैसे बार बार डिस्कस हो रहा है, बच्चों को तो पेरेंट्स से प्रोटेक्ट करेंगे जो 5 साल से कम है, जो एल्डरली है या जिनमें कोमॉर्बिड कंडीशन है या जिनमें कॉम्प्रोमाइज है, उनको मास्क लगाना चाहिए, उनको क्राउडेड प्लेसेस से बचना चाहिए। घर में अगर किसी को जुकाम हुआ है तो दे शुड सेपरेट देमसेल्व्स, जिनको हुआ है वो भी और जिनको हो रहा है वो भी उनसे अलग रहे, कोशिश करें इस चीज की। तो वो हाइजीन वाली बात, पर्सनल हाइजीन, हाथ को धोना, ये सब साफ रखना जरूरी है, बार बार हाथ से नाक वाक ना छुए, अवॉइड करना जरूरी है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाने में, आपने दूसरा पूछे, पानी ज्यादा पिए, खाना हल्का खाएं, खाना जो ज्यादा स्पाइसी नहीं हो, बाहर का नहीं हो, घर का हो, फ्रेश हो, बैलेंस डाइट हो, डेंस एंड रिच डाइट नहीं होनी चाहिए। पानी ज्यादा लें इफ इट हैज नॉट बीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कुछ लोगों मरीजों को पानी कम लेने को बताया, हार्ट फेलियर जो बताया जाता है, उनको थोड़ा अपने डॉक्टर से बात करें, नॉर्मली पानी ज्यादा लेना चाहिए ऐसी कंडीशन में। बिल्कुल, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी बचना इस दौरान जरूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों ने दी। अनुराग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। समीर जी, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है। इन्फ्लुएंजा वायरस की अभी हमने बात की, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटते हैं।